कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए दक्षिण कौशल क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड SSC रेलवे एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलो, आज हमको देखना है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, है ना। ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास। ठीक है। लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास तो हम देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है ना। ठीक है। यहां से मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूं। इसमें ना, ठीक है, इसमें एक्चुअल में ये जो चैप्टर पृथ्वी की उत्पत्ति विकास है ना, ये डिफरेंट है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास दो अलग अलग चैप्टर्स हैं। और दोनों अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग यानी खंड के हैं। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास है ना, क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास वो भौतिक भूगोल का विषय है। जबकि अगर हम सामान्य भूगोल की बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति सामान्य भूगोल के अंतर्गत आएगी। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर देखो, है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास अगर हमको देखना है तो वहां पर हम केवल और केवल पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। जबकि अगर हमको जानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, थोड़ा सा हमको और क्या होना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे तो हम लोग समान भूगोल जब पढ़ते हैं ना, तो जो हमारा चैप्टर जो रहता है ना, वो पहले रहता है कि भाई सामान्य भूगोल के अंतर्गत हम तारों, सौर मंडल, इन सब के बारे में देख लें, है ना। उसके बाद हम इसके बाद सीधा सा आता है पृथ्वी की गतियां। तो है ना, आप जैसा कहें, है ना, आप कहते हो तो, लेकिन मेरे ख्याल से सामान्य भूगोल के बाद पृथ्वी की गतियां देखना ज्यादा उचित होता है ना। लेकिन ठीक है, हमने इसको स्टार्ट कर लिया है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है ना। ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट पृथ्वी की उत्पत्ति, अगर दृष्टि की बुक के हिसाब से चलोगे तो पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास देखो। लेकिन अगर सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल हिसाब से देखना है तो ज्यादा अच्छा है आप पहले क्या देख लो, पृथ्वी की गतियां देख लो, है ना। और वो ज्यादा अच्छा होगा। वो पहले सामान्य भूगोल समझ लो, उसके बाद भौतिक भूगोल एक साथ एक सीरीज चले तो ज्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से, है ना। और जैसा हम लोग पढ़ते आए हैं अभी तक, है ना, बुक्स में, मेरे ख्याल से वही सही रहेगा। ठीक है, चलो, तो वैसे ही कर लेते हैं अपन, है ना। हम देख लेते हैं भाई क्या, पृथ्वी की गतियां। पहले सामान्य भूगोल देख लेते हैं। देखो, पृथ्वी की गतियां, गतियां कहने से आशा है कि पृथ्वी जो मूवमेंट करती है, चाहे वो क्या हो, रोटेशनल हो चाहे रिवोल्यूशनल हो, है ना, यानी वो सूर्य का चक्कर लगा रही है तब, या किसका चक्कर लगा, स्वयं क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, घूम रही है। दोनों ही स्थिति में, है ना, ये क्या कर रही है, गति कर रही है। अब देखो, यहां पर गतियों से आशय दो चीजों से है ना। क्या है, दो चीजों से, दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक तो होती है घूर्णन, है ना, और होती है परिक्रमण। ठीक, घूर्णन का अर्थात होता है ना, रोटेशन। पृथ्वी दो तरह की गति करती है, एक रोटेशन करती है, एक रिवॉल्यूशन करती है। ठीक है, रोटेशन का अर्थ होता है जब वो स्वयं क्या करती है, अपने धुरी पर क्या करती है, गोल गोल घूमती है पृथ्वी, तो उसे हम कहते हैं रोटेशन। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, उसका चक्कर लगा रही है, तो उसे हम कहते हैं परिक्रमण गति पृथ्वी की। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब देखो, यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है ना, आप यहां पर एक प्रश्न मैं आपको लिख रहा हूं, है ना, यहां पर ध्यान रखें, आप नोट करके भी लिख सकते हो। प्रश्न पूछा जाता है कि भाई हमें पृथ्वी की परिक्रमण और परिभ्रमण गति का आभास क्यों नहीं होता है।
क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पृथ्वी की परिक्रमण और परिभ्रमण गति का एहसास क्यों नहीं होता है? तो भाई इसका आंसर है, पृथ्वी की जो गति में निरंतरता है ना, घूर्णन और परिक्रमण दोनों ही की बात है, इसमें जो निरंतरता है ना, गति का आभास क्यों नहीं होता है ना, नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? तो भाई गति का आभास हमको इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसकी जो घूर्णन गति है ना, क्या घूर्णन गति और परिक्रमण गति, ये दोनों ही गतियां जो होती हैं, दोनों गतियां, इनमें क्या है जी, निरंतरता है, पहला। ठीक है, एक प्रश्न तो यहीं पर मिल गया आपको, भाई घूर्णन गति और परिक्रमण गति में निरंतरता के कारण, है ना, ठीक है, हमें क्या नहीं होता, आभास नहीं होता है। जैसे है ना, कई बार आप, है ना, एकदम स्मूथली कोई चीज चल रही है ना, और आप उसमें बैठे हुए हैं, है ना, आराम से, है ना, ठीक है, अगर आपको झटके नहीं लग रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप उसमें एक्चुअल में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, है ना, समझ में आ रहा है बात, है ना, ठीक है। ऐसे ट्रेन में भी चलोगे तो झटके लगते रहते, तो इसलिए वो उतना स्मूथ नहीं होता। लेकिन अगर आप कार में चल रहे हो, एकदम एकदम स्मूथ रोड है, नेशनल हाईवे पे चल रहे हो, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप एक्चुअल में उस स्पीड पे चल भी रहे हैं। इसीलिए देखते हो कि आप उस गति से जब चलते रहते हैं, किसी भी कार में चलते रहते हो, गति का आभास नहीं होता है कई बार, एकदम स्पीड में भी चलते रहोगे तो, है ना, हमको पता नहीं चल पाता, जबकि हमारी स्पीड बहुत ज्यादा होती है कार के अंदर, है ना, ठीक है। तो ये है ना, तो निरंतरता होती है गति में, फ्लक्चुएशन नहीं होता है, इसीलिए गति का आभास नहीं हो पाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? अब देखो, अगर हमको परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों को समझना है तो सबसे पहले तो हमको पृथ्वी को जानना पड़ेगा, है ना, ठीक है, किसको, हमारी पृथ्वी को जानना पड़ेगा, है ना, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और यह जो है, ये अगर हम इसको इस तरीके से ले लें, ये वाला, तो ये अपनी अपने अक्ष से कितना झुका हुआ, अपनी धुरी से अक्ष से कितना झुका है, इसका झुकाव 23.5 डिग्री का है। कितना है, 23.5 डिग्री। अगर मैं यहां से कंपास लूं तो ये 23.5 डिग्री, यानी सॉरी, यहां से अपन कंपास लें तो यहाँ पर, है ना, 23.5 डिग्री, ये कुछ, ये, ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो इसका जो झुकाव है, ये ये झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री का झुकाव है। ये देखो, ये 90 डिग्री होता है, ये क्या हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। और समझते जाना बात को, ये इसका झुकाव 23.5 डिग्री का है ना, कोण 23.5 डिग्री नहीं है, इसका अक्षीय कोण का मान पूछा जाता है। कि यहाँ पर दो चीजें में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना, पृथ्वी का, है ना, अक्षीय झुकाव कितना है। सबसे पहले तो क्या, तुमको मैं कुछ चीजें स्पष्ट कर देता हूं, तो उसके बाद आपको और आसान हो जाएगा। अक्षीय झुकाव, कक्षी वक्षी नहीं ना, अक्षीय, कक्षा माने उस परिपथ हो जाएगा फिर सूर्य का, ये अक्षीय झुकाव, अक्षीय झुकाव है 23.5 डिग्री, क्लियर है, ठीक, 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव है। जबकि अक्षीय कोण पृथ्वी का कितना है, 66.5 डिग्री है। कितने डिग्री का कोण बना रही है अपने यहां से, 66.5 डिग्री का, ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो अपने अक्ष से, ये अक्ष हो गया ना, ये अक्ष हो गया, एक्सिस बोलते हैं ना, एक्सिस, अपने एक्सिस पर वो कितना बैंड है, तो 23.5 डिग्री बैंड है। जबकि वो कितना कोण बना रही है, तो 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है? ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, जबकि ये, है ना, यहां से यहां तक ये कितना है, 66.5 डिग्री। समझ में आ रहा बात, क्लियर है? तो पृथ्वी अपने
अक्ष पर 66.5 डिग्री झुका हुआ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है और 23.5 डिग्री क्या हुआ है जी, झुका हुआ है ना। ये इसका कक्ष है, ये कक्ष हो गया, समझ में आ रहा बात। और यह क्या हो गया, इसका अक्ष हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जबकि इसका अक्ष कक्षीय कोण, सॉरी यहाँ पर कक्षीय हो जाएगा, इसका कक्षीय कोण क्या होगा, 66.5 डिग्री होगा, ठीक है, क्लियर है। एक प्रश्न पूछा गया था, मैं तुमको बता रहा हूं, निम्नलिखित आईएएस के एग्जाम प्रीलिम्स 2005 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री आनत है ना, यानी बेंड है, ये कहना है उसका, है ना, ठीक है। पहला को कथन यह है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्र की अक्ष पर 23.5 डिग्री अनाथ है। तो भैया ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं है ना, दोनों चीजें अलग है ना, चुंबकीय धुरी अलग है और आपका अक्षीय झुकाव अलग है, तो वो नहीं है, गलत है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा के एक प्रायद्वीप में है, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है ना, इस तरीके की कोई चीज नहीं है। फिर है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है, तो हाँ, पृथ्वी का एक जो चुंबकीय विषुवत रेखा है वो थुम्बा से गुजरता है। इसके बाद यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है ना, केवल 3 सही होगा। एक्सप्लेनेशन ये है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग होता है, ना कि 23.5 डिग्री, दोनों चीजें ध्यान रखना, है ना, चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग होगा पृथ्वी का, है ना, ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग है, उसका अक्ष जो है ना लगभग टिल्ट जो है 11.5 डिग्री का टिल्ट है ना, चुंबकीय वाला, है ना, वो अलग है, उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। फिर पूछा, उसमें बोला गया है कि भाई उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर उत्तरी ध्रुव से 1300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, न कि प्रायद्वीप। कहने का मतलब है, प्रश्न बोला कि कनाडा प्रायद्वीप में स्थित है, क्या चुंबकीय, क्या जी, आपका धुरी, उत्तरी धुरी किसका, चुंबकीय धुरी, ऐसा कहा प्रायद्वीप पर, लेकिन प्रायद्वीप पर नहीं है, कनाडा देश के एक क्वींसलैंड नामक द्वीप है, उसमें एक्चुअल में वो स्थित है, धुरी 1300 किलोमीटर दूर है उससे, है ना, किससे दूर है, उत्तरी ध्रुव से, पृथ्वी उत्तरी ध्रुव से, है ना, ठीक है। और याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि यहां पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वाला अभी यहां पर इसके बाद नहीं पढ़ना है ना, तो मैं इसलिए बता रहा हूं। तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा भारत के इनमें से किस, है ना, प्रक्षेपण केंद्र से होकर गुजरता है ना, तो थुम्बा से होकर गुजरता है ना, कहां से होकर गुजरता है, थुम्बा से होकर गुजरता है, ठीक है, नहीं थुम्बा राजस्थान में नहीं है ना, थुम्बा आपका केरल में है, तिरुवनंतपुरम में है ना, ठीक है, केरल तिरुवनंतपुरम, है ना, ठीक है, ये टंग ट्विस्ट बहुत होता है, इसको लगाए रहोगे तो, तिरुवनंतपुरम, है ना, केरल के तिरुवनंतपुरम से होकर के यानी वहीं पर थुम्बा है ना, ठीक, वहां से होकर जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, भारत भूगोल से भी जरूरी है कि भाई क्या चुंबकीय विषुवत रेखा, है ना, भारत के थुम्बा से होकर गुजर जाती है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, तो ये ध्यान रखना, ये चीज हो गई ना। अब देखो यहां से अब दोनों पर बात करते हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण पर। देखो परिभ्रमण गति, है ना, पृथ्वी जो है ना, कितना समय लेता है, हुँ? कितना समय लेता है एक बार रोटेट होने में, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पृथ्वी एक बार क्या हो जाती है, गोल गोलानी घूम जाती है, यानी पृथ्वी का जो दिन रात होगा, है ना, दिन और रात, है ना, अगर सूर्य उदय हुआ तो उसके 23.5 घंटे यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड बाद फिर से उदय होगा, है ना, डूबेगा उस बीच में, फिर से उदय होगा, है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है बात।
तो दिन और रात की अवधि कितनी है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। किस गति से? 1670 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी घूम रही है। समझ में आ रहा है? 1670 किलोमीटर प्रति सेकंड गति, कितनी गति होती है? सोचो कितना फास्ट घूम रहा है, और कहीं पर भी जिटर नहीं है, लैग नहीं है। अगर अचानक लैग आ जाए तो पृथ्वी में भूकंप आ जाएगा, है ना? ठीक है, क्लियर है? हो गया? अब देखो, हाँ ठीक है, अब देखो घूर्णन के कारण प्रभाव क्या क्या होता है। तो सबसे पहला है मौसम परिवर्तन। क्या? पृथ्वी पर जो मौसम परिवर्तन होता है ना, वो किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना कि भाई पृथ्वी के जो घूर्णन गति है उसके कारण प्रभाव क्या क्या है ना, इनमें से कौन सी परिघटनाएं होती है। मौसम परिवर्तन बोल रहा हूं, ना कि ऋतु परिवर्तन बोल रहा हूं। मौसम परिवर्तन समझते हो कि भाई अभी क्या है, क्या हो रहा है? अभी धूप है, अचानक शाम को बारिश हो गई, ये मौसम में परिवर्तन हो गया। समझ में आ रहा है? ठंडी का मौसम, अचानक बारिश हो रही है, तो ये मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। क्यों? क्योंकि भाई एक बल काम करता है, कोरियोलिस बल, है ना? ठीक है, ठीक है, है ना? हवा, समीर, है ना, जिसको ब्रिजेस कहते हैं ना, ब्रिज कहते हैं ना, क्या कहते हैं? ब्रिज, है ना? और समुद्री धारा, है ना, की दिशा में परिवर्तन। ठीक है, ये किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। देखो पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। समझ में आ रहा है? क्या? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो ये नहीं इधर से घूम रही, तो प्रेशर किधर से लग रहा है? इधर से लग रहा है ना? तो जो चीजें इधर जाएंगी ये, इसीलिए देखते हो ऊपर उत्तरी गोलार्ध की हवा ऐसे और दक्षिणी गोलार्ध की ऐसे, और ये मुड़ जाती है ऐसे करके, यहाँ पर भी मुड़ जाती है ना, आगे देखोगे तुम, है ना? तो हवा, समीर अर्थात ब्रिज, है ना, ब्रिजेस, जो समुद्री हवाएं चलती हैं उसको समीर कहते हैं ना, है ना? और इसके अलावा समुद्री धारा, इनकी दिशा में परिवर्तन जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, और इस पर काम करता है कौन सा बल, जिसको पूछा जाता है कोरियोलिस बल। क्या बल? कोरियोलिस बल, है ना? अब ये कोरियोलिस बल क्या है ना? कोरियोलिस बल के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्ध हैं, है ना? अगर पृथ्वी कुछ ऐसी है हमारे यहाँ, है ना, ये, ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध हुआ, दक्षिणी गोलार्ध, ये विषुवत रेखा इनको अलग कर रही है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवा है, पवन है, वो अपने किस ओर मुड़ जाती है? दाहिनी ओर मुड़ जाती है। ये किधर मुड़ जाता है? दाया, ये दाया होगा, है ना, ये बाया होगा, तो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है, याद रखना, दाएं मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती हैं? दाएं। भूलना नहीं, ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस ओर मुड़ जाती हैं? तो किस ओर? दाहिनी ओर मुड़ जाती है। किस ओर? दाहिनी ओर, जस्ट उल्टा। रोड में आप किस ओर चलते हो? बाया, है ना? बाया कहाँ चलोगे? दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में जाओगे तो दाया। ठीक है, याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में दाया, दक्षिणी गोलार्ध में बाया। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं ओर मुड़ जाती है। कैसे मुड़ जाती? इधर। और कुछ नहीं आएगा तो ये याद रहेगा तुमको, है ना? इससे दिमाग लगा लेना, ये दाया इधर मुड़ रहा है, दाहिने साइड। यहां से हवा आ रहा है, ऐसे मुड़ जा रहा है, यहां से हवा आ रहा है, ऐसे मुड़ जा रहा है ना? ठीक है, ये दाएं और ये बाएं मुड़ जाती है। ठीक है, ये ठीक है। तो कोरियोलिस बल के प्रभाव से पवन जो है ना, हवाएं, है ना, हवाएं मुड़ जाती हैं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर अपनी, और दक्षिण गोलार्ध में बाएं ओर। क्लियर? समझ में आ रहा है बात? अब देखो इसके बाद है परिक्रमण या रिवॉल्यूशन। ठीक है,
अब देखो, रिवॉल्यूशन या परिक्रमण, सूर्य का जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसको बोलते हैं क्या, रिवॉल्यूशन, है ना। परिक्रमण गति, अब देखो पृथ्वी कितना समय लेती है सूर्य के चक्कर लगाने में, 365 दिन, है ना। ठीक है, कितना, 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट, 13 घंटे और 6 मिनट, है ना। और वो क्या होता है, एक ठो 48 सेकंड होता है ना। ठीक है, क्या, 365 दिन, है ना। अच्छा, वो वो जो मैं एक बताया था, एक्चुअल में ये है समय, है ना। और जो आपका कैलेंडर होता है उसमें ना ट्रॉपिकल ईयर गणना होती है, तो उसमें ना 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड वो ट्रॉपिकल ईयर का है। क्या है, ट्रॉपिकल ईयर, यहां पर लिख लेना, ट्रॉपिकल ईयर, है ना। 365 दिन 5 घंटे, है ना, 46 मिनट 48 सेकंड, ऐसा कुछ है ना। ठीक, हाँ, 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट और 48 सेकंड, ये ट्रॉपिकल ईयर का है ना। ठीक, कितनी तेजी से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है पृथ्वी। ठीक है, 365 दिन ऑलमोस्ट, है ना, 366, है ना। अच्छा, चलो, 365.25 दिन, अगर इसको सही देखें तो ये 365.25 दिन, ठीक है, ये समय लगता है पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में। ठीक है, अब देखो प्रभाव क्या होता है, तो भाई ऋतु परिवर्तन जो होता है, ठीक है, ये तो मैंने बताया कि दिन रात जो होता है ये क्यों होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अच्छा, इसमें ना एक और होता है, देखो ये बाय द वे पृथ्वी है और यहाँ पर हमारा सन है, तो ये सामने वाले भाग में प्रकाश पड़ रहा है और ये वाला पीछे भाग क्या है, अंधेला है ना, यानी यहाँ रात है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल में ये कुछ ऐसा होगा, ये एकदम स्ट्रेट नहीं होता, ऐसे करके होता है ना। तो इसको बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त, क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति वृत्त बोल देते हैं इसको, है ना, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, है ना। ठीक है, चलिए, तो ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण। रात और दिन की अवधि परिवर्तन, रात व दिन के, है ना, समय में परिवर्तन, है ना, यानी कभी दिनें बड़ी होगी, है ना, कभी रात बड़ी होगी, है ना। ठीक है, ये परिवर्तन कब होता है, जैसे अभी ठंडी आया, अभी क्या हो गया है जी, दिन छोटा हो गया, रात बड़ा हो गया, जल्दी शाम हो जाता है ना, जल्दी अंधेला हो जाता है ना। तो ये रात और दिन के समय में परिवर्तन क्यों होता है, पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन रात का होना घूर्णन के कारण होता है, लेकिन दिन रात की अवधि में परिवर्तन परिक्रमण की गति के कारण हो रहा है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है ना। मौसम परिवर्तन घूर्णन के कारण, लेकिन ऋतु परिवर्तन परिक्रमण गति का। ठीक है, इसके अलावा अब दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होगा, तो भाई जिस गोलार्ध में सूर्य लंबवत होगा उसमें सीधी सी बात है उस गोलार्ध में तापमान ज्यादा होगा, और जिस गोलार्ध में सूर्य नहीं होगा वो तिरछा पड़ेगा उसका रोशनी, वहां पर क्या हो जाएगी जी, क्या होगा, ठंडी होगा, है ना, टेम्परेचर कम होगा। तो भाई अभी का जो समय है ये सूर्य जो है कहां पर है, दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये उत्तरी गोलार्ध में तिरछा पड़ रहा है, इसलिए भारत जो कि कर्क रेखा के पास स्थित है वहां पर क्या है, ठंड है। तो क्या जी, गोलार्धों में, है ना, क्या, गोलार्धों में ताप परिवर्तन, है ना, क्या, ताप परिवर्तन भी क्यों होता है, पृथ्वी के
परिक्रमण गति के कारण। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात? अच्छा, एक स्थिति होती है जब सूर्य, ये पृथ्वी जब चक्कर लगाई होती है सूर्य का, है ना, ये ठीक है, तो सूर्य का जब चक्कर लगा रही थी होती है पृथ्वी, है ना, ये सूर्य है, ये अब पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो सूर्य के सबसे जब करीब होती है तो उस स्थिति को कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। और ये स्थिति कब बनती है जी? 3 जनवरी को। क्या? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है ना? क्या होती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है। कब? 3 जनवरी के आसपास के उपसौर कहते हैं, पेरीहिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीहिलियन। पेरीहिलियन, इस स्थिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेरीहिलियन। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी में होती है, ये डिस्टेंस ज्यादा होता है, इस स्थिति को बोलते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। इस ये कब होता है? 21 जुलाई की स्थिति में होता है। कब? 21 जुलाई, सॉरी 4 जुलाई, 21 जुलाई कहता हूं, 4 जुलाई। कब? 4 जुलाई। अपसौर। इसको बोलते हैं एपीहिलियन। क्या कहते हैं? एपीहिलियन कहते हैं इंग्लिश में, है ना, एपीहिलियन। अब देखो इसको याद कैसे रखना। 3 जनवरी, है ना, नया वर्ष स्टार्ट हुआ 3 जनवरी, सबसे बड़ा दिन, है ना। देखो जो हमारे यहाँ मान्यता है कि जो पैरों में होता है वो सबसे करीब होता है ना, ठीक, जो है ना, पैर कौन पड़ता है? जो सबसे करीब होता है ना, तो भाई पेरीहिलियन, पैर से पेरीहिलियन। ठीक है, कब? 3 जनवरी को। उपसौर कहते हैं। उप माने क्या होता है? उप माने होता है पास। उप का अर्थ होता है हिंदी में, है ना, जब आप धातु देखेंगे, है ना, तो इसमें पढ़ेंगे तो उप माने क्या होता है? पास, निकट। तो उपसौर सूर्य पृथ्वी के पास होगा 3 जनवरी को। अपसौर दूर होगा कब? पेरिहिलियन वाली स्थिति 4 जुलाई को। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात? ये पूछता है। इसके अलावा ध्रुवों में 6 माह का दिन, 6 माह का रात। ध्रुवों में 6 माह दिन और 6 माह रात। अब ये कैसे होगा जी? यहाँ देखो, सूर्य मैं बताया ना कि भैया ये सूर्य पृथ्वी है ना, सूर्य इस गोलार्ध में होगा, दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध तक क्या तिरछी पहुंचेंगी क्या उसकी किरणें, है ना, और तिरछी पहुंचने के कारण यहां पर क्या होगा? सूर्य प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा और वहां लगातार 6 माह की रात होगी। लेकिन यहां पहुंच रहा है, लगातार 6 माह का रात होगा, दिन होगा। यहाँ क्या होगा? दिन होगा। जब सूर्य यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ पर भी 6 माह का रात हो जाएगा, उधर 6 माह का दिन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक, चलो एक नोट से अपन खत्म करते हैं, जल्दी से लिखिएगा। कुछ एक मैं लिखा रहा हूं, उसके बाद हम कल देखेंगे आगे चीजों को। सूर्योदय का देश, है ना, कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट, है ना। सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश, है ना, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। जबकि सूर्यास्त का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को, है ना। ये आधी रात के सूर्य का देश किसको कहा जाता है? नॉर्वे को कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? तो सूर्योदय वाला देश जापान, सूर्यास्त देश नॉर्वे। ठीक है, क्लियर। लेकिन जब पहली जब न्यू ईयर लगता है, न्यू ईयर में सबसे पहली जो किरण है किसकी? सूर्योदय की, तो वो सबसे पहली पहुंचती न्यूजीलैंड के माउंट हिकुरांगी में, है ना। ईयर, न्यू ईयर में बोल रहा हूं ना, समझ में आना चाहिए बात को। न्यूजीलैंड के
माउंट हिकुरांगी, माउंट हिकुरांगी ये है ना, ये पर्वत है, यहाँ पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है ना। ठीक है। भारत में अगर बात करें, भारत में, तो भारत में अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, निकोबार में कटचल द्वीप है। कहा? कटचल। यहां पर सबसे पहले क्या पहुंचती है? सूर्योदय की किरण पहुंचती है। ठीक है। अगर न्यू ईयर में ही अगर बात करें, सूर्यास्त सबसे पहले कहां होता है? तो समोआ हवाई द्वीप। कौन सा? समोआ व हवाई द्वीप, है ना, प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। समोआ व हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है, वहां पर होता है। ठीक है। क्लियर? चलिए, इस फैक्ट के साथ अपन कंप्लीट छोड़ते हैं यहाँ पर। कल मैं आपको ऋतु परिवर्तन बताऊंगा। इसके अलावा हम क्या बोलते हैं, सोलर एक्लिप्स और मून एक्लिप्स पर भी चर्चा करेंगे, है ना। ठीक है, लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। इसके अलावा ज्वारभाटा ये सब देखेंगे, है ना। ठीक है। तो पृथ्वी की गतियां थर्ड, और इसके बाद अक्षांश और देशांतर इसके बाद देखेंगे अपन। ठीक है। क्लियर?